हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलएलटीसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं चंद्रदीप और मेरे साथ हैं दिनेश सर, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और कलीग भी। आज हम आप लोगों के लिए जो झारखंड बोर्ड से मॉडल सेट जारी किया गया है उसका सोल्यूशन करेंगे। मैंने जो पार्ट आपको पढ़ाया है वो पार्ट का सोल्यूशन मैं करूंगा और सर है हमारे साथ, और जो पार्ट इन्होंने पढ़ाया है आपको उसका सोल्यूशन सर करेंगे। दिनेश सर आपसे कुछ बातें करेंगे अभी जस्ट, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन करके, फुल डिटेल के साथ, फुल एनालिसिस के साथ। ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट। और हम लोग दोनों सर, हमारे एक मित्र चंद्रदीप सर जो आपसे बात कर रहे थे, तो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए सवाल नंबर फर्स्ट देखिएगा। देखिए, सवाल कर रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻19, 6.25 इंटू 10⁻21, 6.25 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। चलिए हम लोग सवाल, तो आप लोग को एक बात बताया गया था जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज अपियर होता है या पॉजिटिवली हो चाहे निगेटिवली हो, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्यू बराबर हम लोग कितना लेते थे, जनरल फॉर्मूला प्लस एन ही हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो क्यू बराबर क्या होता है, माइनस एन ही। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो निगेटिव साइन लगेगा, प्रोटोन आता है तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं। लेकिन जनरली अगर सबको दोनों को मिला दे तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एन ही। ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो केवल मैग्नीट्यूड का टर्म में अगर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटोन, तो प्लस माइनस हम लोग न्यूमेरिकल बनाते वक्त जनरली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पता करते हैं कि इस बॉडी पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है किसी बॉडी पर अगर चार्ज 1 कूलम हो तब। तो देखिए हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है और इस पर चार्ज है 1 कूलम। ठीक है ना। और इससे पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो अब हम यहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं आराम से। सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, देखिए Q बराबर एन ई, तो एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q बाई ई। एन इक्वल टू हो जाएगा Q, Q का वैल्यू कितना आपके पास है दिया हुआ है 1 कूलम। 1 कूलम अपॉन कितना हो जाएगा ई का वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है ना, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो किसी भी नंबर का ऐसे तो होता नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो आप इसको ऊपर ले जाइए, तो एन इक्वल टू हो जाएगा, इसको डेसिमल हटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 10/16, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻19। अब आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो डिवाइड करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से एक जीरो था, एक जीरो इसको दे दिया जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पावर कितना 10⁻18। ठीक है ना। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक 96, 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। देखिए हमारे पास दो चार्ज है, एक का वैल्यू मान लीजिए Q1 इक्वल टू है 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। इन दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे,
और दोनों एक दूसरे पर फोर्स का रेशियो पूछा है। तो आपको पता है कि अगर ये Q1 है, ये Q2, ठीक है ना। तो देखिए फोर्स का रेशियो पूछा है, तो जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपको पढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि आप जरा सोचिए कि F1 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं भी रखिएगा तब पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। F2 का भी अगर मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर मान लें Q1 इस पर फोर्स लगाया तो Q2 1 हो जाएगा, और Q2 इस पर लगाएगा तो Q1 2 हो जाएगा। लेकिन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये दोनों का आ जाएगा, कट जाएगा। और रेशियो जब निकालेंगे तो F21 बाई F12 का वैल्यू जो होगा 1:1 हो जाएगा। अगर आप Q1 का वैल्यू रखेंगे तब पर भी वही वैल्यू होगा, और नहीं भी रखेगा तो सोल्यूशन आप करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट, ठीक है। आप आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है, देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना माना गया, C। मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C है, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो आपको फॉर्मूला तो 1 बाई कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। तो आराम से लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, C। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/C, ठीक है ना। तो अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको पलट दीजिए, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, C/3, ठीक है ना। यह तो होता ही है, एक दो बहुत बड़ा मेथड हो गया। हमारे एक जनरल फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट बाय इन सीरीज में C/n, एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग को बता चुके हैं क्लास में। तो ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटर के साथ 3, तो आप यहाँ आराम से 3 रख दीजिए, और एक का वैल्यू कितना है C, तो C/3 हो जाएगा। इतना करने की जरूरी आपको नहीं है, लेकिन आपको लिए ये सब बता दिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए C/3, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, समझ रहे बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए देखिए एक सवाल है आपका, देखिए हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और भी कंडक्टर है, ठीक है ना। और देखिए कर इफ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज्ड पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। देखिए किसी भी होलो स्फीयर के अंदर हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होता है, ये आपको प्रूव भी कराया गया है। लेकिन पोटेंशियल अगर इसके निकाला जाए तो पोटेंशियल आपका 0 नहीं होगा, मतलब भी की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन ये चार्ज किस तरह से हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर पर को पोटेंशियल निकालना है, यहां पर इसका पोटेंशियल निकालना है। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पहला कि 0 होगा, तो एक बात तो कंफर्म है कि 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारी पोटेंशियल 0 नहीं होती है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है ना। दूसरा चीज पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, तीसरा है पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म। थोड़ा सा एक चीज देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन होती है क्या चीज, E बराबर माइनस dv बटा dr बोलिए या dx बोलिए या dy बोलिए, जो भी बोलना हो, डिस्टेंस का टर्म में कुछ भी बोल दीजिए। आप जरा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस में इनसाइड में 0 है, इसका मतलब माइनस dv बटा dr का वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है ना। और अगर आप जरा सोचिए कि अगर इसके वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि डिस्टेंस के टर्म में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट होगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, पॉजिटिवली होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज से जो पोटेंशियल होता है वो हमारा नेगेटिवली होता है, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब है कि हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा और यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। समझ रहे बात को। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, देखिए
हमारे पास एक ग्राफ है करंट और पोटेंशियल के बीच। इधर आप मान लेते हैं करंट मान लीजिए और इधर आप पोटेंशियल मान लीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है द वी आई ग्राफ फॉर द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का एक वी आई ग्राफ दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। मेक्स एन एंगल विथ द वी एक्स एक्सिस, here V is denote the voltage and I is denote the current, then the resistance of the conductor is given। देखिए हमारे पास वी आई ग्राफ दिया हुआ और हमारा जो ग्राफ है वो पोटेंशियल के साथ जो है वो एंगल बना रहा है। तो मान लीजिए ये एंगल कितना होगा हमारा थीटा, सपोज डेट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब आप इसका स्लोप निकाल दीजिए। देखिए यहां से अगर आप स्लोप निकालिएगा तो इस एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो आप अगर मान लेते हैं, देखिए हमको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है आई आर, तो आपको आर अगर निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा बी बटा आई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा देखिए हम स्लोप निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना पी बाई बी, लंब बटा आधार, स्लोप हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा P की जगह पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल V हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा I। अब थीटा ये जनरल फॉर्मूला लिए थे। अब यहाँ का जो एंगल है हमारा है वो 90 माइनस कितना है थीटा है, ठीक है ना। अब ये 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप कॉट थीटा V बटा I, ठीक है ना। और ये V बटा I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं R, दैट मीन्स कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो आर के बराबर होगा, राइट। समझ रहे हैं बात को ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका एक और तरीका से हम देख सकते हैं, देख लीजिए इसको। यहां से मान लेते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं आराम से। और इसका दूसरा तरीका देख लीजिए। अगर सपोज डैट हमारा मन किया कि ग्राफ हम इधर से ना लेकर इधर से ले लें, सर मन किया कि हमको सर भी इसको ले लेंगे और आई इसको ले लेंगे, तो ये एंगल बनेगा हमारा थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप स्लोप आप निकालते हैं तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा भी आई बटा भी, आई बटा भी। अब आई बटा भी जो होता है हमारा, देखिए आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है भी बटा आर, भी बाई आई होता है, ठीक है ना। तो इसको हमको पलटना पड़ेगा, तो आप इसको पलट दीजिए तो वही हो जाएगा 1/10 थीटा इक्वल टू भी बटा आई। 1/10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, और ये क्या लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। इस तरह से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बहुत जल्द हमारे जिगरी मित्र, जिसको हम लोग साथ में भी रहते हैं और एंजॉय भी लेते हैं, तो अब जल्दी आने वाले हैं हमारे सर चंद्रदीप सर, एक आध दो सवाल के बाद, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए जी, इस सवाल तो आप लोग को देखते पता चल गया होगा कि किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको जानते होंगे कि हमारी जितनी भी इनकमिंग करंट होती है और आउटगोइंग करंट, जिस पॉइंट पर मिलती है आने वाला करंट और जाने वाला करंट, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग, जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इस फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लॉ में जंक्शन रूल कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसके बाद हमारा देखिए कह रहा है कि एक और फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, क्या चीज कि एक सेकेंड रूल जो बताया गया था आपका, रुकिएगा थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड रूल में आपको क्या बताया गया था, दो रूल तो बताया गया था, जिसमें एक फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में आपको बताया गया था कि किसी भी लूप में आपने कितना ईएमएफ लगाए हैं ये पता करने के लिए जो करंट किसी भी परिपथ से गुजरती है तो उसके संगत प्रतिरोध करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक हमारा लूप है ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी एक लूप है, इसमें आप कितना ईएमएफ लगाए हैं, इस ईएमएफ का टोटल वैल्यू E1 प्लस E2 का जो मान होगा वो हमारा होगा जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उस करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस R1 होगा और यह R2 मान लीजिए, I R1 प्लस I R2 के
मतलब करंट के और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर हम समेशन दे दे तो समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल टू समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसको हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल कहते हैं और साथ ही साथ इसको वोल्टेज रूल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जंक्शन रूल तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया थी, तो होगा ही नहीं, किरचॉफ सेकंड लॉ। ये तो आपको फॉर्मूला देखते पता चल गया होगा कि हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में पढ़ाया गया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, आपको प्रूफ भी कराया गया होगा और कराया भी है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है फॉर्मूला L1 L2 माइनस 1 रेजिस्टेंस। देखिए हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू होता है L1/L2 माइनस 1 इंटू आर। तो आप थोड़ा सा देखिए, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज एट 120 सेंटीमीटर, यहाँ थोड़ा सा इरेज करना होगा, ये थीटा है, इसको इरेज कर लीजिएगा, आप समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। 120 सेंटीमीटर है ऑन द शंटिंग द सेल विद द रेजिस्टेंस, मतलब जब रेजिस्टेंस को शंट किया जाता है, मतलब शंटिंग किया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द शिफ्टिंग द लेंथ ऑफ द 60 सेंटीमीटर, तो उसका बैलेंसिंग जो मतलब रेजिस्टेंस शंटिंग के दौरान हमारा जो लेंथ जो वेरी करता है वो कहाँ चला जाता है 60 सेंटीमीटर पर। देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इस केस में देखिए हमारे पास L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120, ठीक है, और L2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60, माइनस कितना हो जाएगा 1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, यहाँ देखिए T हो जाएगा 4 ओम, तो R इक्वल टू लिख देंगे आप कितना में, 2 बार में कट जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 4 बराबर 4 ओम। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। टॉर्क है ये संदर्भ सर का है टॉपिक है, आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ओके ठीक है ना, लीजिए। ओके तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट से लिया गया है, मैं आ रहा हूँ ना। ओके और क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंडीशन में, यानी कि इन चारों में से किस कंडीशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पे। ओके तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ओके फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा। ओके और इसमें हम देखें कि चार्ज ऑन द पार्टिकल जनरली रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म एंड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, देन वैल्यू ऑफ फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल और वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। और अगर इस फोर्स को मैक्स होना है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी, यानी कि साइन थीटा कितना अपना वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा विच इज 1। ओके और साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होती है। ओके और इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके ठीक है। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन द 70 टर्न्स coil of 400 centimeter square area carrying a current of 20 ampere, ये 20 है। ओके held with its axis at right angle to uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला।
यानी कि एक कॉइल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हेल्ड विद द इट्स एक्सिस एट राइट एंगल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में आप इस प्रकार से रखा हुआ है, देखिए इसका जो एक्सिस है ना ये वाला, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनाया हुआ है। ओके, तो इस अरेंजमेंट में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा। ओके, और इस कॉइल के पास टोटल टर्न कितने हैं, 70 टर्न है। करेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 20 एम्पियर दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.2 टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न ये एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज दी हुई है, एन की वैल्यू दिया हुआ है 70, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.2 टेस्ला, एरिया की वैल्यू दी हुई है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में यानी कि एसआई यूनिट में, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 400 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट इज, ठीक है। अब ये क्या कितना आ जाएगा, 0.04 मीटर स्क्वायर, दिस इज एसआई यूनिट। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपने एक्सिस को बताया गया है कि ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम लोग वहां से रख लेंगे आराम से। और फॉर्मूला अपने पास है टॉर्क का, NIAB साइन थीटा, ये डेरिवेशन के दौरान आपको बताया गया है। हम सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ओके, एन की वैल्यू कितनी है, 70, करंट की वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर दिख रहा है इधर। ओके, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.044 मीटर स्क्वायर, और बी की वैल्यू दी हुई है 0.2 टेस्ला। ओके, एंड साइन थीटा, चूंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे, या यूं कहें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 होगी, बिकॉज साइन 90 1 होता है। ओके, अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करें अगर, तो यहाँ से एक पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो चला जाएगा, एक पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो यहाँ से चला जाएगा, बचा कितना अपने पास, 7 इंटू 2 इंटू 0.4, ओके, इंटू 2। जब इसे आप सोल्व करोगे, यहाँ पे क्या झारखंड बोर्ड ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, और ऑप्शन में उसने दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टू जा 14 होगा, 14 टू जा 28, और 28 में 0.4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, दिस इज, ओके, और यहाँ पे हम जब इसे पुट करेंगे, दिस इज 11.2 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे ऑप्शन ही कोई नहीं। ये आप इस क्वेश्चन को देख के जानेंगे कि झारखंड बोर्ड वाले जो एग्जामिनेशन लेने के लिए ऑथराइज्ड हैं और क्वेश्चन सेट करते हैं, उन्होंने गलती की हुई है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आप लोग इसे सुधार लेंगे। अब यहाँ पे हम ऑप्शन तो सुधारेंगे नहीं यहाँ पे, ओके, पर जो भी है आप आंसर इज दिस, ओके। आगे चलिए, अगला कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो 10 क्वेश्चन जो है, दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि मैग्नेटिक, फिर से एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट पे है ये, और मैग्नेटिक इफेक्ट में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ा था और उसको कन्वर्ट करने भी सीखे थे, हाउ कैन वी कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, a moving coil galvanometer can be converted into ammeter by, first option is इंट्रोड्यूसिंग शंट रेजिस्टेंस फॉर अ लार्ज वैल्यू इन सीरीज। ओके, यानी कि क्या हम गैल्वेनोमीटर से कॉइल में एक बड़ा सा हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे सीरीज में, तो क्या ये एमीटर बन जाएगा, नहीं, ऐसा तो हम वोल्ट मीटर बनाने के लिए करते हैं। ओके, और इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, बिल्कुल, जब हम इसे ऐसा बनाते हैं, देखिए गैल्वेनोमीटर कॉइल है ये, और यहाँ पे हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, देन गैल्वेनोमीटर is safely converted to ammeter. Okay, this is resistance of shunt, and that's why the option B is correct for this question. Okay. Okay, now next question is angle of deep. Now the entry of the Dinesh sir is going to be takes place here. So चलिए देखिए,
अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं 11 द एंगल्स ऑफ डिप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। आप लोग को बताया गया था जब मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि जो हमारा एंगल ऑफ डिप होता है वो पोल पर कितना होता है हमारा 90 डिग्री और इक्वेटर पर कितना होता है हमारा 0 डिग्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले पूरा है द एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स, पोल्स पर कितना होगा 90 डिग्री और इक्वेटर पर कितना होगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट डी। आपका बी नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब हुआ कि पोल पर 90 डिग्री नहीं होती, 0 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये पोल है और ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर पर हमारा ये पोल इक्वेटर, तो इक्वेटर पर 0 होना चाहिए, डेट मीन्स ये, और पोल पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, डेट मीन्स ये। ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं 12 whenever the magnetic flux linked with an electric current changes then EMF is induced in the circuit। देखिए अब लोग को बताया गया था कि किसी भी सर्किट में अगर करंट चेंज हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक क्या है सर्किट है, ठीक है ना। अब करंट को आप इंक्रीज करा दीजिए चाहे डिक्रीज करा दीजिए, करंट को चेंज होना चाहिए। अब जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। एक ही हमारा फॉर्मूला होता है फाई बराबर कितना एल आई, और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराने का बहुत सारे कंडीशन है। आप या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दीजिए, या तो एरिया को चेंज करा दीजिए, या तो फिर एंगल को वेरी करा दीजिए, मतलब रोटेट करा दीजिए। तो किसी भी तरह से इसको चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ तो हमारा मैग्नेट है नहीं, इसका मतलब है कि करंट जो है करंट पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, मतलब करंट जब चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स जब चेंज करेगा तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ क्या कहता है, तो वो तो डायरेक्शन बताता है कि जिसके वजह से मैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसके वजह से उस फैक्टर को विरोध करता है। ठीक है ना। बट इस घटना को क्या बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ जनरेट होती है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, देखिए द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इज गिवन। देखिए हम लोग एसी में पढ़ चुके हैं, ठीक है क्या। एक चीज बताइए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जनरली वो होता है हमारा फाई इक्वल टू कितना बी ए कॉस थीटा, राइट। अब ईएमएफ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला कितना होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ कहेंगे तो जनरली हम लोग माइनस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड को टर्म में लेके चल रहे हैं, तो ये होगा डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, राइट। तो ई इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा बी ए कॉस थीटा डी, फाई का वैल्यू यहाँ रख दिया गया बटा डी टी हो जाएगा ना। अब सवाल आता है कि सर थीटा क्या होता है, तो थीटा मेरा यहाँ से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूला थीटा बाई टी एंगल बाई टी। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा टी, तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम ओमेगा टी को, राइट, ताकि हम डिफरेंशिएट इसको आराम से कर सके। अब हमारा बी और ए कांस्टेंट टर्म है, तो ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। अगर आप लेंज लॉ के हिसाब से चलेंगे तो माइनस यहाँ लिखिए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये हो जाएगा कितना माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा ओमेगा, चैन रूल पर टूट जाएगा वो। तो यहाँ से ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जब तक हम फैराडे लॉ पढ़े थे तब तक हम लोग माइनस लेके नहीं चलते, लेकिन हम ये पढ़ चुके लेंज लॉ। लेंज लॉ मतलब माइनस डी फाई बाई डी टी लेके ही चलना पड़ेगा, तो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस यहाँ रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब हमारा देखिए करंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, आई बराबर फॉर्मूला होता है ई बटा आर। तो हमारा कॉइल का मान लेते हैं कितना होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा आर मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम आई का वैल्यू निकाले तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई बटा आर। ई बटा मतलब कितना बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बटा आर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं,
देखिए अगर ये ईएमएफ है तो इधर जितने भी चीज होंगे सब ईएमएफ होगा। ये जो हमारा ईएमएफ होता है वो होता है ई नोड होता है, जो पीक वैल्यू होता है ईएमएफ का, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ई नोड। तो आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई नोड बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई नोड बटा आर, आई नोड क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, करंट। ये जाएगा फॉर्मूला हमारा आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। ये आई नोड जो होगा हमारा करंट हो जाएगा। अब आई नोड का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ई नोड बटा आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको आराम से समझ गए होंगे सोल्यूशन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए सवाल कर रहा है कि एनर्जी डिसिपेट इन एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट में केवल एनर्जी कौन करता है डिसिपेट, केवल रेजिस्टेंस। ऑप्शन तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए ट्रांसफार्मर की बात करते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो से हाई की ओर या हाई से लो की ओर। जैसे आपको कभी जरूरी हो तो हमको लो वोल्टेज है हाई वोल्टेज में चाहिए, तो हम लोग आराम से ये वाला करते हैं ना। इसके बाद कभी देखिए हाई वोल्टेज आपके पास होगा, लो के जरूरी है, तो अब ये जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसी डिवाइस है जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। पहला चीज तो आप जरा सोचिए, यहाँ देखिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, पहला ऑप्शन कन्वर्ट एसी टू इनटू डीसी, तो ये तो पहला बात है कि ये नहीं होगा। कन्वर्ट डीसी टू एसी, ये भी नहीं होगा। ऑब्टेन अ सुटेबल एसी वोल्टेज, जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुटेबल वोल्टेज का मतलब हमको जितना जरूरी है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को। ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू 1/√, कितना, मी नॉट एप्सिलॉन नॉट। इस सबका वैल्यू पुट करने के बाद कितने आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, विच आई थिंक या, तो ये जो क्वेश्चन है वो चंद्रदीप सर का है, तो आइए देखते हैं हम लोग। Okay, this question is okay, which of the following is used to investigate the structure of solid। यानी कि solid का स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता लगाने के लिए सही है कि नहीं, हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इज यूज, मैंने क्लास में डिस्कशन के दौरान कभी बताया था कि एक्सरे से हम लोग जब वेल्डिंग सोल्डिंग, जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या कुछ कोई भी एक बड़ा सा मिशन लॉन्च कर रहे होते हैं, तो सारे जो उसके वेल्डिंग्स की हुई हैं, ठीक है, लीवर्स की, वो सभी हम एक्सरे से चेक करते हैं, जैसे कि हड्डियां चेक कर रहे होते हैं अपनी। ओके, तो दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज एक्सरे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponds to angle of reflection corresponds to an angle of refraction is 90 डिग्री called as। मतलब क्वेश्चन ये है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, ये सबको पता है अभी तक, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ the second one is the Lenz formula is given by, what is Lenz formula? Lenz formula is 1/f
इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये प्रूवन है आपके कॉपी में। आप इसे, अब ये कौन से ऑप्शन में है? इस वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन बी में। ठीक है, ओके, अब चेंज करिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज if the any number of thin lenses in contact of focal length f1 f2 and dot dot, यानी कि बहुत सारे thin lenses अगर हम कांटेक्ट में रखें तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, उनका एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। मान लीजिए ये सारे लेंसेज हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है बहुत सारा, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/f इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ चेंज करिए। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, ये देखो, और मतलब जो डेविएशन एंगल है ना, जैसे हम प्रिज्म पढ़ते हैं, जैसे हम जब प्रिज्म से हमने रिफ्रैक्शन कराया था लाइट का, तो उसमें क्या हुआ था, एक लाइट इंटर करता है ऐसे, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है, और फिर ऐसे चला जाता है। प्रिंसिपल पाथ ऑफ लाइट रे एंड द इमर्जेंट रे, इस वाले एंगल को हमने क्या कहा था? दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, और यूं कहें तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दिस एंगल इज R1 एंड दिस एंगल इज R2। ओके, एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला अगर लिखें हम तो होगा I प्लस E माइनस ए। ओके, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ओके, अब एक ऑप्शन में दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, बोथ ए एंड बी एंड नॉन। ओके, तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको तीन चीजें दिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, इसको इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और ये है पहला वाला R1 जो है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखो यूं कहें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, इमर्जेंस एंगल पे डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि यहाँ पे ए, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसके डेरिवेशन प्रोसेस को देखें तो ए इज इक्वल टू हमने लिखा था R1 प्लस R2। ओके, ये वेक्टर का साइन चला गया यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, तो हमने क्या लिखा था इसको इस प्रकार से कि A इज R1 प्लस R2 वहां पे, या अगर इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखें तो दिस इज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इसको भी लिख सकते हैं, वेयर R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ये वाला देखिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों कि दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन बोथ ए एंड बी, पर इसका आंसर भी आपके जो मॉडल सेट में आंसर दिया हुआ है उसमें डिफरेंट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसे सही करेंगे और ऐसा बनाएंगे। ओके, चेंज करिए सर। क्या है? द डबल स्लिट इंटरफेरेंस experiment is carried out in air and the entire arrangement is dipped in the water. The fringe width, okay, increases, decreases, remains unchanged and fringe pattern disappears. इस क्वेश्चन ये है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने पहले एयर में कराया, ठीक है, पहले एयर में कराया। ये है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां से क्या होता है, ये S1, ऐसे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया था। इस डिस्टेंस को D रखे थे, इस डिस्टेंस को कैपिटल D रखा था हमने, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट हमने O कंसीडर किया था, इस वाले डिस्टेंस को Y कंसीडर किए थे, और फ्रिंज विड्थ हमने निकाला था बीटा इज इक्वल टू लेमडा स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ओके, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कि जब पूरे अरेंजमेंट को हम वाटर में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा। ओके, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि जब हम वाटर में लेके चले जाएंगे तो वेव लेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, यानी कि ये जो फ्रिंज विड्थ है ना वो लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब जब इसको वाटर में, एयर में जो लाइट का
अगर वेवलेंथ लेमडा है तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, और सपोज ये लेमडा डैश है, देन फेज विड्थ आल्सो बिकम्स बीटा डैश इन वाटर। तो बीटा डैश इज इक्वल टू लेमडा डैश स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, ये फॉर्मूला होगा। अब हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि लेमडा डैश में क्या रिलेशन होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कॉशीज थ्योरम के पास, और कॉशीज थ्योरम में हमने क्या देखा है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वेवलेंथ उसमें कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। तो एयर का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देन lambda in air is greater than lambda in water. Okay, this is the relation between wavelength of light in air and water, and that's why since lambda dash is less than the lambda of air, यानी कि wavelength of the light in air, and that's why beta dash is less as compared to the beta in air, that is phase width in air is greater than phase width in water. इसका मतलब क्या हुआ कि phase width in water decreases. Okay, and the option is second option. Okay, now clear है ये point? The wave front due to source situated at infinity, infinity पे जब source situated होता है तो उसके लिए wave front कैसा बनता है, उसके लिए wave front कैसा बनता है, this is planar, सिंपल सा है ये कि इसका wave front कैसा होगा, प्लेन होगा। ऑप्शन बी टिक सॉरी ऑप्शन सी टिक करेंगे यहाँ पे, ये वाला ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है यहाँ पे। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन में क्या होगा कि इंटरफेरेंस का जो फेनोमेना है ना वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों, या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों में आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो इंटरफेरेंस में हमने बताया था व्हाट इज इंटरफेरेंस, देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन इफ टू लाइट सुपर इम्पोज टू ईच अदर। इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या हमने लिखवाया, इफ टू लाइट सुपर इम्पोज ईच अदर देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड इट वर्क्स ऑन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वांटम नेचर, क्वांटम नेचर को तो हम फोटोन कहते हैं, पार्टिकल नेचर कहने लगते हैं लाइट को वहां पे, ठीक है, तो ये तो कैसे भी नहीं होगा। ओके, नाउ द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, अब देखो इलेक्ट्रॉन चाहे कैसा भी हो, फोटो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी हो, तो चार्ज तो उतना ही होगा ना, उस पे चार्ज तो जितना होता है उतना ही होगा, तो सिंपली चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, कितना जानते हैं आप इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ किस, इन चारों में से किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या इंसिडेंट रेडिएशन के एंगल पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो अगर ये मेटल सरफेस है, इस पे चाहे इस एंगल पे लाइट आके फॉल करे या इस एंगल पे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो हमने बताया है आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। De Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy capital E is given by symbol of their usual meanings। अच्छा, इनमें से आपको बताया गया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था अपना, और ये क्वेश्चन जो है ना वो ड्यूअल नेचर से है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h/p, ऐसा होता है, ठीक है। और हम अगर ऐसे देखें काइनेटिक एनर्जी को, तो ये होता है 1/2 mv²। अगर हम इसे एडजस्ट करें ऐसा तो लिखेंगे 2e इज इक्वल टू mv², मल्टीप्लाई करें m से दोनों तरफ, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 2me इंटू mv का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज p।
So what is P? P is under root 2me. Okay. Now lambda becomes, जब हम P की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अंडर रूट 2me. कौन सा ऑप्शन है ये? देख लो यहाँ पे, ये कैपिटल E होना चाहिए. ओके. S इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, विच इज ऑप्शन ए. ओके. Now next question is, Rutherford experiment suggests that the size of nucleus is, size of nucleus, उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट किया था? 10 to power minus 40, 10 to power minus 15 to 10 to power minus 14. ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है, और ये डाटा ही है, इसमें कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंट कुछ सॉरी, इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ये डाटा आपको याद रखना है. ठीक है. और ये डाटा है 10 to power minus 15 to 10 to power minus 14. ओके. अब इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. यानी कि जब हम हाइड्रोजन एटम्स का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं यहाँ पे, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं. ठीक है. और आपसे पूछा है कि विजिबल रीजन में कौन होगा, है ना, कौन से लाइन को हम विजिबल रीजन में कहते हैं. तो बेसिकली आपको अगर याद हो तो हम क्या करते हैं, ये मान लो स्पेक्ट्रल, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के. मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. ठीक है. ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं. अब देखिए यहाँ पे हम एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनाता हूँ मैं, ये वाला स्पेक्ट्रल सीरीज, तो सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले पे, थर्ड वाले से फर्स्ट वाले पे, फोर्थ से, फिर ऐसे ये लगातार चलेगा. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज. इसको क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज. ठीक है. और जब फिर ऐसा होगा, देखिए जब बाकी के एनर्जी लेवल से यहाँ पे आएगा, सेकेंड वाले पे आएंगे यहाँ पे ऐसे, इसे कहते हैं बार्मर सीरीज. और बार्मर सीरीज विजिबल रीजन का होता है. ठीक है. बार्मर सीरीज किसका होता है? विजिबल रीजन का होता है. इसे हम कहते हैं बार्मर सीरीज. ठीक है. और यही विजिबल होता है. तो आपको आंसर यहीं पे मिल चुका है, आप इसके आगे भी बना सकते हैं. ठीक है. बार्मर सीरीज होता है, पार्सन होता है, ब्रैकेट होता है, पी फंड होता है. ठीक है. हमें आंसर मिल चुका है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, एंड दैट इज बार्मर सीरीज. ओके. Now the radioactive nucleus emits a beta particle, then the parent and daughter nuclei are isotopes, isotones, isomers और isobars. ये क्वेश्चन है कि जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो एक पेरेंट न्यूक्लियस जो बना हुआ है और एक डॉटर न्यूक्लियस है, उनमें क्या रिलेशन होगा? वो दोनों आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं या आइसोमर्स हैं. तो हम देख लेते हैं बीटा डीके में क्या होता है, सॉरी बीटा पार्टिकल इमिशन में क्या होता है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे. ओके. मान लो एक न्यूक्लियस X है, इसका Z है एटॉमिक नंबर और A इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. अगर ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो इसका जो है ना एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन मास नंबर सेम होता है. ठीक है. अब देखो, इसको हम पेरेंट न्यूक्ली कहेंगे और ये क्या होगा? डॉटर. अब ये दो न्यूक्ली ऐसे हैं जिनका मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर चेंज है, ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं. ठीक है. यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सर? संभारिक. ठीक है, ऐसा बोलते हैं. ओके. The radius of the spherical nucleus as measured by electron scattering is 3.64 millimeter. Okay. What is the mass number of the nucleus most likely to? एक रिलेशंस आपको इसके लिए याद रखना है कि R is equal to R naught A to power 1/3. ये फॉर्मूला होता है. R की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.6, R naught की वैल्यू 1.2 होता है और A to power 1/3 ऐसा दिया हुआ है. अगर हम इससे कट करें तो ये 3 बार में कट जाएगा, A to power 1/3. हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? क्यूब कर लेते हैं दोनों तरफ. तो यहाँ पे होगा A is equal to 27. ठीक है. क्यों करेंगे? 3 का क्यों करेंगे 27 होगा, इसका क्यों करेंगे तो A हो जाएगा. ठीक है. दिस इज द आंसर. रुकिए सर. ओके.
चलिए, इन द रिवर्स बायस, देखो इसमें भी आपको थोड़ा सा सोचना होगा। इन द रिवर्स बायसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इज इंक्रीजेज और डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इसमें क्या है देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ये तो गलत हो जाता है क्योंकि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन जो है वो जनरली वर्क नहीं करता। स्पेशल केस में जब हम जेनर डायोड बनाते हैं तब वो वर्क करता है, ठीक है। तो हम स्पेशल केस वाला यहाँ पे कंसीडर नहीं करें। नो करंट फ्लो अगर हम कहें तो ये भी गलत होगा क्योंकि रिवर्स करंट फ्लो करता है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, ये होगा बिल्कुल, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है और ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे अगर देखें हम थ्योरेटिकल वाइज तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन आपके जो मॉडल सेट दिया हुआ है उसमें कोई इन दोनों में से कोई एक बनाया हुआ है जो कि गलत है, ये दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 33 क्वेश्चन, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप सिलिकॉन विथ। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें बनाना है सिलिकॉन का यूज करके, तो हम इन चारों में से कौन से इंप्योरिटी का यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। पी टाइप बनाने के लिए हम कौन सा इंप्योरिटी यूज करते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ओके। एंड इन फोर एलिमेंट्स देयर इज अल्युमिनियम which has a trivalency, okay, and that's why aluminum can be mixed, that is option A, aluminum will be the correct answer for this question, okay। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर which are responsible for कंडक्शन, ये पूछा है। सेमीकंडक्टर में इनमें से कौन कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रॉन, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, ओनली होल नन ऑफ दिस, दोनों ही होते हैं रेस्पॉन्सिबल। होल से भी करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन से भी, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में आया था पिछली बार भी और पिछली बार नीट में भी आया था ये। अब इस क्वेश्चन में इतना खास क्या है पता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूं कहे तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इन फुल वेव रेक्टिफायर, नीट में भी आया था, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज फ्रीक्वेंसी न्यू, ये भी लिखा हुआ है, जनरली भी जैसा दिखता है जब हम न्यू को ऐसे लिखते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ओके। जैसे आप ऐसा मान, ओके, दिस इज न्यू, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। आप हमेशा याद रखिएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर में एक चीज याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, बस। और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे तुरंत। देखिए मैं बताता हूं कैसे डबल होता है। ये मान लीजिए इनपुट फ्रीक्वेंसी है ऐसे, ठीक है, इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जब हम इसे फुल वेव रेक्टिफायर से क्रॉस कराएंगे तो ये हमें ऐसा मिलेगा। ऐसा आपके कॉपी में डायग्राम भी बना हुआ होगा, आप गौर से देखेंगे तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगा ही, नेगेटिव भी पॉजिटिव मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, एक ही मतलब हम यहां से कहें कि एक फ्रीक्वेंसी में हमें दो करंट्स मिल रही हैं, जनरली दो आउटपुट मिल रही हैं, एंड दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, देन द आंसर इज सी एंड 2 न्यू, ओके ओके। तो ये था ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन और हम लोग सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन लेके आएंगे ऐसे ही साथ में जैसे कि आज ऑब्जेक्टिव किया हुआ है। और आज की वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। दैट्स ऑल, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।